everyone, welcome to Apni Pathshala Civil Services. My name is Divya Ola and today I'm present with a recently discussed topic, that is ethanol blending program. इस सेशन में हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिलेवेंट है हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से, जिसमें हम कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। So let us get started and let's study what this program actually says about. सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा सेशन जो है वो इस फॉर्मेट में जाएगा। हम हेडलाइंस देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हाल ही में क्यों डिस्कस हो रहा है, व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज। सेकेंडली, इथेनॉल क्या है, व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। थर्ड इज क्या ईबीपी का मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। चैलेंजेस क्या है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। इश्यूज क्या है इंडिया की इथेनॉल इकोनॉमी से रिलेटेड, अगर कोई चैलेंजेस या इश्यूज हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड और द कंक्लूजन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेडलाइंस में क्यों रहा है, व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज, क्योंकि हाल ही में 2025-26 का जो टारगेट लिया है इंडिया ने टू ब्लेंड इथेनॉल विद गैसोलीन, इसे हमें अचीव करना है। वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव दिस गोल। पर हाल ही में कुछ ऐसे क्वेश्चंस या क्वेरीज यहाँ पर उठाई गई जिनमें हम जो भी फ्यूल एफिशिएंट करंट कार्स हैं, राइट, जो फूड सिक्योरिटी पे हमारे थ्रेट है, इन सब टॉपिक्स के आर्ग्यूमेंट्स में बहुत लोग सामने आए हैं। सो आइए जानते हैं कि फूड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है क्या एंड हाउ इट विल शेप दी पॉलिसी, जैसा कि हम देख सकते हैं इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले इथेनॉल है क्या। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH से जाना जाता है। एंड ब्लेंडिंग क्या है। सो इथेनॉल इज सिंपली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो इथेनॉल है वो ऑब्टेन होता है शुगर को रिफाइन करने से। शुगर जो हमें शुगर केन से मिलती है, पर ये जो इथेनॉल है हम इसके अलावा भी बहुत से दूसरे सोर्सेस से भी इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि मेज और राइस हस्क। हस्क क्या होता है, तो आपने अगर चावल और मक्के का जो छिलका होता है, राइट, दैट इज बेसिकली नोन एज हस्क। अगर आपने इसबगोल देखा है या सुना है इसबगोल के बारे में, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हस्क। सो इथेनॉल इज जनरली मेड फ्रॉम दीज सोर्सेस। कमिंग टू एन इथेनॉल कि क्या हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल और अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है क्योंकि हम इसे सोलर एनर्जी, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, अपना फूड जनरेट करते हैं। एंड उसी के हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर इथेनॉल बना रहे हैं। तो जो प्राइमरी मटेरियल है, जो प्राथमिक रॉ मटेरियल है, दैट इज शुगर केन मोलासेस। शुगर केन मोलासेस क्या होता है, तो एक तरह से जो आपका खांड या गुड़ होता है, उसी का एक लिक्विड फॉर्म आप देख सकते हो जब हम इसे हाईली फर्मेंट करते हैं। तो सो यहाँ पर शुगर केन मोलासेस, ठीक है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है विद एंजाइम्स। शुगर केन, इसका अगर हम प्रोसेस देखें तो वी हैव शुगर केन इन आवर फील्ड्स, देन हम मोलासेस मतलब जो मोलास है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर बैक्टीरिया, यील्ड्स, इनकी हेल्प से हम फाइनली बायो इथेनॉल का निर्माण करते हैं। So it's just a byproduct of agriculture. Coming to the second part कि इथेनॉल को हम गैसोलीन में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गैसोलीन में 99% यहाँ पर क्या होता है, प्योर अल्कोहल होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पर मटेरियल्स या सोर्सेज का यूज कर रही है टू प्रोड्यूस दिस इथेनॉल। सो इंडियन गवर्नमेंट इज यूजिंग 1G इथेनॉल। Now an important 1G, one generation sources basically to produce ethanol. Now the question here arises कि 1G, 2G और 3G, राइट, ये जो जनरेशन के लिए हम इथेनॉल बना रहे हैं, इनके रिसोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज जिससे हम बायोइथेनॉल का निर्माण करेंगे। तो 1G फर्स्ट जनरेशन का सीधा सा मतलब है जो एडिबल फीड स्टॉक है, राइट, जो खाने लायक हमारा फीड स्टॉक है, एडिबल फीड स्टॉक, जैसे कि आपको बताया शुगर केन। तो इसका यूज होता है टू ऑब्टेन इथेनॉल। व्हाट इज 2G इथेनॉल। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का मतलब सीधा सा है कि जो फीड स्टॉक है, जैसे कि राइस वेस्ट हो गया, मेज वेस्ट हो गया,
कॉर्न वेस्ट हो गया, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। थर्ड जनरेशन क्या होता है? थर्ड जनरेशन मतलब जो एल्गी बायोमास है, अभी तक हम थर्ड जनरेशन पे पहुंचे, मतलब पहुंच रहे हैं, नॉट कंप्लीटली, बट एल्गी बायोमास का थर्ड जनरेशन में फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। एंड 4G जनरेशन मतलब फोर्थ जनरेशन जो है टू प्रोड्यूस इथेनॉल, उसमें हम जीनोमिकली या बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक है, उसे हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, राइट, लाइक साइनोबैक्टीरिया दैट इज इंजीनियर्ड टू इंक्रीज द ऑयल यील्ड। तो ये हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1G जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है, जो कि मोलेसिस से बनने वाला इथेनॉल है, इसे ऑलरेडी अप्रूव किया है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को भी यहाँ पर अप्रूव गवर्नमेंट कर चुकी है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, ये सोर्सेज हैं जिनसे हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर द वे। नाउ हाउ इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉप होती है उसको हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन का सीधा सा मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सब होता है ऑक्सीजन और लाइट की एब्सेंस में, राइट। तो बैक्टीरिया, फंगी या बोल सकते हैं यीस्ट, इनका यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के अंदर, राइट, जिसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद इथेनॉल बनता है। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल ओनली। और फिर ब्लेंडिंग की जाती है, जैसे कि हम गैसोलीन से इसका ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द फ्यूल स्टेशन। So this is the complete process of how ethanol is made and is the definition of fermentation. Now comes an important part, that is what is ethanol blended program. 2003 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली और रिन्यूएबल जो फ्यूल्स हैं उन्हें हम यहाँ पर हम उन्हें यूज कर पाएं, क्योंकि वी नो कि फॉसिल फ्यूल्स के अपने एप्लीकेशंस हैं। अगर हम कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, सबसे पहले दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर। दूसरा, उनके अपने they have, they pose a great threat to the environment as well. So we know, and यहाँ पर जो इनिशिएटिव है इसने क्या किया है, जितनी भी OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्हें अलाउ किया है कि वो क्या करें, गैसोलीन को मिक्स करें इथेनॉल के अंदर। सो दैट हैज बीन एक्सपेंडेड टू ऑल ओवर इंडिया एज वेल। तो ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली डेटास के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड जो बोल सकते हैं परसेंटेज हमें मिलता है वो 2013 में 1.6% था, जो कि 22-23 में करीबन 12% के लगभग पहुंच चुका है। मतलब ब्लेंडिंग हैज द परसेंटेज इज इंक्रीज्ड। एंड इंडिया का क्या प्लान है कि 20% हम यहाँ पर 2030 तक अचीव कर पाए, बट नीति आयोग के प्लानिंग के हिसाब से 2030 का जो टारगेट था इट वाज मूव टू 2025। एंड अब हमें 25-26 मतलब आगे आने वाले जो साल है, ईयर्स हैं, उनमें 20% यहाँ पर इथेनॉल इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिक्सिंग अचीव करनी होगी, right? So this is what is ethanol blended program, and Niti Aayog has been playing a crucial role, right, to implement and to achieve this target by 2025 and 2026. Coming to the significance, क्यों जरूरी है इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम हमारे लिए? सबसे पहले तो इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है, राइट, दैट विल बी रिड्यूस्ड। पोल्यूटेंट्स जो हम यहाँ पर इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दैट विल बी लेसन। जो भी हमारा फार्म रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। अब फार्म रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा? फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि जो भी क्रॉप्स या ग्रेन्स जैसे कि शुगर केन या जो भी हम क्रॉप्स यूज करेंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। एंड जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का, जैसे कि मेज हो गया, पैडी हो गया, राइट, जो फर्मेंटेशन में यूज होता है शुगर केन हो गया, इनकी डिमांड बढ़ेगी। एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टबल होता है, जो स्टबल बर्निंग से आप जब दिवाली के आसपास दिल्ली में आप कोहरा देखते हैं, राइट, तो स्टबल बर्निंग से यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टबल है, उस स्टबल का यूज करके, एक तरह से वो जो कचरा है उसी का यूज करके हम इथेनॉल को बना सकते हैं।
जिससे स्टबल बर्निंग भी कम होगी, राइट, एंड फार्मर्स कैन सेल द स्टबल, बेसिकली जलाने से अच्छा वो उसे बेचना शुरू करेंगे, तो फार्म रेवेन्यू यहाँ बढ़ेगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। साथ ही में यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें कम कैपिटल भी इन्वेस्ट करना होगा टू मैन्युफैक्चर दी बायोफ्यूल, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, बट इसके साथ इंपॉर्टेंस तो है ही, बट कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं, जैसे कि जितने भी हमारे इंजन्स हैं, राइट, पेट्रोल हम देखते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी, डीजल वाली गाड़ी, तो जितने भी हमारे इंजन्स हैं उनको रीएडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, ताकि वो कंपैटिबल हो पाए इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल के लिए। देन अगर इथेनॉल पूरा का पूरा जल जाता है तो हम ये जानते हैं कि रिन्यूएबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज नहीं करता है, पर नाइट्रस ऑक्साइड ये जरूर रिलीज करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। नाउ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो एटमॉस्फेयर को तो कोई हार्म नहीं है, बट जो अगर ये हायर लेवल्स पे पहुंचेगा तो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद जो ओजोन गैस है उसके डिप्लीशन का कारण बनता है। तो इसका एक ये बोल सकते हैं एक डिसएडवांटेज यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, फार्मर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट इनएफिशिएंट और अनसस्टेनेबल वे में अगर हम ये करने लगे तो हमारी लैंड को भी डिग्रेड करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस एज वी कैन सी। एंड ऑफ कोर्स कि अगर सभी फार्मर्स क्या करने लगे, अगर सभी फार्मर्स शुगर केन या फिर मेज, पैडी, इन क्रॉप्स को प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारे खाने वाली जो क्रॉप्स है, जो आपका राइस हो गया, वीट हो गया, राइट, यहाँ पर उनमें कहीं ना कहीं क्या आ सकती है, कमी आ सकती है, विच कैन लीड टू फूड इनसिक्योरिटी। आज तो हम एक फूड सरप्लस कंट्री है, वी आर फूड सिक्योर नेशन, बट it has its own challenge. इंडिया की क्या कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की करंट कैपेसिटी को देखें तो नीति आयोग के हिसाब से शुगर केन बेस्ड जो डिस्टिलरीज हैं, अब यहाँ पर जो डिस्टिलरीज होता है इनका सीधा सा मीनिंग है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग डेटा, हमारी जो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम 426 करोड़ लीटर्स टू 760 करोड़ लीटर इन 2026। दैट मीन्स जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज है, राइट, ये तो हमारी शुगर केन बेस्ड हो गई, जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज है उसका प्रोडक्शन हमें 258 से 740 करोड़ लीटर्स तक बढ़ाना होगा। सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू अचीव अवर टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025 और 2026। Now comes an important part, that is कि इंडिया की इथेनॉल इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। तो सबसे पहला इशू आता है फूड और फ्यूल, मतलब क्या जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको प्राइमरी सोर्सेज या एडिबल सोर्सेज की जरूरत है, जैसे कि क्रॉप्स और शुगर केन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन फ्यूल, थर्ड जनरेशन फ्यूल में से हम कौन सी इथेनॉल ब्लेंडिंग को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, हम क्या ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्या अप्रोच यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट इट कंप्लीटली एंड बेनिफिशियली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा, 2G 3G इथेनॉल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि 1G जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है उसमें हमारी जो ग्रेन्स है विच आर एडिबल, राइट, जो खाने लायक होती हैं उनका फर्मेंटेशन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इट विल हैव एन ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारे जो इथेनॉल एफिशिएंट या ब्लेंडिंग वाले जो इंजन्स हैं ऐसे हमें डेवलप करने होंगे, हमें यहाँ पर अवेयरनेस भी फैलानी होगी लोगों में टू स्विच टू E20 कंपैटिबल इंजन्स। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो अल्कोहल की जो सेल्स रहती है दे अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इथेनॉल की प्राइस है इसमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज डिमांड। तो वे फॉरवर्ड में कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें देखना है, एंड implementation, effective implementation of this roadmap should be adopted. So that was it for ethanol blending program. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much for watching.